नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं समतलीय आकृति व परिमापीय क्षेत्रफल। और समतलीय आकृति व परिमापीय क्षेत्रफल आज का वीडियो वर्त है आपका, जिसमें सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल या वर्त है, तो वर्त काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, और सभी एग्जामों के हिसाब से काफी डिटेल में वेरिएंट करेंगे अपन, और काफी डिटेल में अपन इसका फॉर्मूलाज, कंसेप्ट प्लस लॉजिकल क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आप जानते हैं वर्त की अगर हम बात करें आपके सामने, तो वर्त को बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के साथ टोटल अपन ने 4 भागों में बांटा है। चारों भाग एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है इससे वर्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी 100%। वीडियो को एंड तक देखिए और काफी मजे लेके देखिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन वर्त क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल शुरुआत अपन सर्कल के बारे में करते हैं कि वर्त क्या होता है। तो पहले वर्त के बारे में जानते हैं, फिर अर्धवर्त के बारे में जानेंगे, फिर वलय के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे अपन परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन वर्त से। तो वर्त आपके सामने बन रहा है, तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये परिधि है और ये केंद्र है, तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये परिधि है और केंद्र है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और त्रिज्या का दुगुना होता है वह व्यास कहलाता है। यहां से यहां तक की जो लाइन होती है वो भी त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक की जो लाइन होती है वो भी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये भी आर है, ये भी आर है, और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास कहलाता है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं। डी बराबर व्यास, तो व्यास हो गया आपका 2r, मतलब त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें काम आती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले काम आने वाला है वर्त का क्षेत्रफल। सभी जानते हैं, बचपन से आपने सुना भी होगा और इसमें भी आप सुन लीजिए। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका πr² होता है। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है? πr²। और एक होती है आपकी वर्त की परिधि। दूसरा जो वेरिएंट है आपके काम आने वाला है वो है आपकी वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि जो होती है वो आपकी 2π होती है। इन दोनों में जो पाई का मान है वो आपका 22/7 रहते हैं, 100% शुद्ध मान है, 3.14 नहीं लेते हैं। तो 22/7 100% शुद्ध मान, इसलिए पाई का मान 22/7 हमेशा हम लेते हैं, ठीक है। अब दो कंडीशंस अपन इस्तेमाल करेंगे। अगर उन दोनों कंडीशंस को आप ध्यान में रखते हैं और दोनों कंडीशन को इजीली ध्यान में रखते हैं आप, तो फिर आपकी समझ लो क्वेश्चन करते वक्त कोई भी वर्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, है ना। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन, किस प्रकार की कंडीशन है और कैसी कंडीशन है। देखिए आप, मैं यूं कहूं आपके सामने, यदि त्रिज्या r हो या त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल 154 होगा। ये निकाल लिया अपन ने। तो कुछ चीज अगर डायरेक्ट याद रखो तो आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इस प्रकार से लिखें πr² में r का मान 7 × 7 लिखो, 22/7 लिखो, 7 से काटो और फिर 22 को 7 से गुणा करो, 154 लिखो। इतना टाइम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं भी है, तो आप डायरेक्ट ही कुछ 7, 14 और 21 तीन त्रिज्याएं बार बार काम आती रहती है। तो तीनों त्रिज्याओं के लिए क्षेत्रफल और परिधि अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो काफी ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी फास्ट आप कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी जनरेट होगी। यदि वो कहूँ मैं आपके साथ त्रिज्या 14 हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 616। त्रिज्या अगर 14 हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 616। अगर मीटर में दे रखा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना आप। अगर त्रिज्या 21 दे रखी है आपको तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1386। क्षेत्रफल हो जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा हो, ठीक है। इस प्रकार से कंडीशन नंबर 1 होगी आपकी। इस प्रकार से वेरिएंट हम ले सकते हैं आपके सामने। अब कंडीशन नंबर 2 देख लीजिए आप। कंडीशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें यदि त्रिज्या 7 है, त्रिज्या कितनी है? 7 है। अगर त्रिज्या आपको शायद दे रखी है, ये मान लीजिए आप, प्रैक्टिकली अप्रोच है। तो परिधि की बात करें जिसे हम 2πr कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? 2πr। तो परिधि हो जाएगी आपकी 44। अगर त्रिज्या आपको दे रखी है 14 तो परिधि हो जाएगी आपकी 88, और त्रिज्या होगी आपकी 21 तो परिधि हो जाएगी आपकी 132। इस प्रकार से आप परिधि ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे तो कोई से भी टफ से टफ क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, और काफी इजीली आज के बाद त्रिज्या खंड का कोई भी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर त्रिज्या 7 है क्षेत्रफल 54 होगा, त्रिज्या 14 क्षेत्रफल 616 होगा, त्रिज्या 21 क्षेत्रफल 1386 हो जाएगा। त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि हो जाएगी 44, त्रिज्या 14 है तो परिधि हो जाएगी 88, और त्रिज्या 21 है तो परिधि हो जाएगी आपकी 132। इस प्रकार से आपकी ये हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। और आगे अगर हम चर्चा करें आपके सामने तो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गए फॉर्मूलाज और लॉजिकल कंसेप्ट्स। अब बात करते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब देखना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज, आप अगर हम इस एक एक करके लिखे तो अपने आधा पेज बढ़ जाए, और आधे पेज के क्वेश्चन को मात्र एक लाइन में करेंगे इन दोनों की मदद से। देखो ये दोनों जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उनकी मदद से। मैंने बोला एक वर्ताकार आकृति का क्षेत्रफल दे रखा है मुझे 1386 मीटर स्क्वायर। एक वर्ताकार आकृति का क्षेत्रफल दे रखा 1386 मीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए।
अगर इसको आप फर्स्ट मेथड से कर दो, पाई आर स्क्वायर का मान रखो, फिर यहाँ से आर का मान रखो, निकालो आर का मान निकल के आएगा जो परिधि में रखो, इतना कुछ भी करने की जगह डायरेक्ट देखो 1386 सेक्टरफल कौन सी त्रिज्या पे होता है, तो 1386 सेक्टरफल 21 मीटर त्रिज्या पे होता है, तो 21 त्रिज्या आ गया आपकी 21 मीटर, और त्रिज्या 21 मीटर के लिए परिधि कितनी होती है 132, तो डायरेक्ट एक लाइन में आप ये ढूंढेंगे 132 मीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो परिधि हो जाएगी आपके 132 मीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको मात्र अपन ने 5 सेकंड का क्वेश्चन बना दिया, इस तरीके से काफी इजीली अप्रोच किया और काफी आसानी से कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपन ने ले लिया आपके सामने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज आप सुनिएगा, लेकिन लैंग्वेज करने से पहले आपको बता दें कि कई बार एग्जाम वाला सेक्टरफलों में तुलना कराता है, और सेक्टरफल में तुलना तब होती है जब पहले वर्ग का सेक्टरफल में दूसरे वर्ग का सेक्टरफल का हम भाग लगा दें। तो ये पहले वर्ग का सेक्टरफल है और ये दूसरे वर्ग का सेक्टरफल है, तो पहले वर्ग के सेक्टरफल में दूसरे वर्ग के सेक्टरफल का आप भाग लगा दीजिए, ये पाई से पाई काट दीजिए, तो ये हो गया आपका a1/a2 r1/r2 का स्क्वायर, a1/a2 r1/r2 का स्क्वायर। अब इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे दो अज्ञात अनुपात अगर आप दिख रहे हो तो आपको, एक अज्ञात अनुपात तो सेक्टरफल में अनुपात है और एक अज्ञात अनुपात आपका त्रिज्या में अनुपात है। तो एक अज्ञात अनुपात आपका सेक्टरफल में अनुपात है और एक अज्ञात अनुपात जो आपको दे रखा है वो त्रिज्या में अनुपात है। ठीक है, अब नोटिस करते हैं अपन और गौर से देखिए आप, तो आपको दे रखा है मान लो इस क्वेश्चन में का सेक्टरफल में अनुपात दे रखा है 25:36 का, तो आपसे पूछा त्रिज्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या में अनुपात निकलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, स्क्वायर उधर जाकर वर्गमूल बना देगा, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है उधर जाकर वर्गमूल बना देगा, अतः 25 का जो वर्गमूल होगा आपका 5 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल होगा वो आपका 6 हो जाएगा। अरे लिख दिया मैंने r1/r2, तो ये हो गया आपका त्रिज्या में अनुपात। मान लीजिए किसी एग्जाम वाले ने त्रिज्या में अनुपात आपसे नहीं पूछा, कोई जरूरी है कि त्रिज्या में अनुपात आपसे पूछे सही, मान लो परिधियों में अनुपात पूछ लिया आपसे, किस में अनुपात पूछ ले, परिधियों में। अब परिधियों में अनुपात पूछ ले 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो परिधियां हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं अपन। जो त्रिज्याओं का अनुपात आएगा वही परिधियों का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही काय का अनुपात होगा, परिधियों का अनुपात। एग्जाम वाला त्रिज्याओं का अनुपात पूछे या परिधियों का अनुपात पूछे, आंसर एकदम सेम आएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो गए आपके। तो परिधियों का अनुपात पूछे तो 5:6 और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तभी 5:6। ठीक है, हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन देंगे उसमें परिधियों का अनुपात आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज सुनिए आप, सब लॉजिकल क्वेश्चन से। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 का अंतर है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 का अंतर है, तो परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर, ये परिधि लिख दे अपन 2 पाई आर, और त्रिज्या कितनी हो r, इन दोनों में जो अंतर है वो 37 का दे रखा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा भी है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 का अंतर है, 3 प्रकार से कैसे पूछा है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन, उसका व्यास ज्ञात कीजिए दूसरा क्वेश्चन, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तीसरा क्वेश्चन। मैं तीनों निकाल दूंगा, बस त्रिज्या निकालेंगे तो सभी आ जाएगा। तो यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे आपके सामने, तो मैंने r बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया आपका 2 पाई, और यहाँ से r कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया आपका -1, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 37। ठीक है, अब अपन आप पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 2 गुणा पाई का मान लिखा 22/7 और -1, अब बराबर ही लिखा मैंने आपके सामने 37। अब इसकी कैलकुलेट ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये 22 दूनी 44 हो गया, 7 इधर गुणा हो जाएगा, 7 इधर गुणा हो गया तो 44 में से 7 गया तो 37 हो गया, और नीचे आपका 7 हो गया, बराबर आ गया आपका 37। अब आप अगर काटेंगे तो इजीली काट सकते हैं कि ये 37 कट गया, 7 इधर जाए गुणा हो जाएगा, तो r का मान आ गया 7। अगर त्रिज्या आपसे पूछे तो 7 आ गया, और ये कह सकते हैं कि त्रिज्या का दुगुना जो होता है वो व्यास होता है, तो अगर त्रिज्या पूछे 7, व्यास पूछे 14 और क्षेत्रफल पूछे तो 154 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका वो 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 त्रिज्या का क्षेत्रफल अपन लिख चुके हैं पहले 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस पे आने वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, वो देखिए आप। एक वृत्त का क्षेत्रफल, यही कहते हैं एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास किसे कहते हैं त्रिज्या को, एक वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत होगा, उसका क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत होगा, ऐसा अपन कह रहे हैं, उसका क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत होगा। तो जिसको पहले बोलते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, क्षेत्रफल को पहले बोला इसलिए ऊपर लिखेंगे, जिसको बाद में बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं, परिधि को बाद में बोला इसलिए नीचे लिखा। किसी भी संख्या को परसेंटेज बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, ये पूरी गणित में आप ध्यान रखिएगा। अब अपन काट देते हैं, पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, और 2 से 50 बार कट गया, ये r बचा, यहाँ पर r का मान 5 रख दो, 5 को 50 से गुणा कर दो, ये आ गया 250%। तो क्षेत्रफल परिधि का 250% है।
क्षेत्रफल परिधि का कितना परसेंट है? 250% है। क्षेत्रफल को पहले बोला इसलिए ऊपर लिखा, और परिधि को बाद में बोला इसलिए नीचे लिखा। पहले परिधि बोलता तो पहले परिधि को ऊपर लिखता। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका लॉजिकल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए मैं बोलो एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर है तो उनका अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर है तो उनका अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया भैया क्षेत्रफल और ये हो गया परिधि, दोनों आपस में बराबर बोल रहा है। तो चलो दोनों आपस में बराबर जो कट रहा है उनको काट दो, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर आ गया आपका 2। और यही पूछा था आपसे का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी बताओ? त्रिज्या आ गया आपकी 2। अगर आपको मान लो सपोज करो सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर, मीटर में चाहिए तो मीटर में, तो ये आपका अर्धव्यास आ गया। तो ये अपन ने क्या निकाल दिया आपके सामने? अर्धव्यास। इस प्रकार से चाहो तो आप वर्त के बारे में अपन ने जो बताया आपके सामने, इसके बारे में आप फोटो खींच सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है अर्धव्यास, मतलब ये यूं कह सकते हैं अपन अर्धवर्त, उसके बारे में बात करेंगे, फिर वलय की बात करेंगे, फिर परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की बात करेंगे, तब जाके आपका ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा। सर्कल का दूसरा पार्ट है आपका वलय। मैंने बोला था आपको वर्त को अपन ने 4 भागों में बांटा है, उसमें से दूसरा पार्ट आप पहले अपना अर्धवर्त ले लेते हैं, इसके बाद वलय ले लेंगे अपन। तो पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने अर्धवर्त की। अर्धवर्त क्या होता है? वर्त का आधा भाग है। वर्त का जो आधा भाग है ये आपका अर्धवर्त हो गया। ये अपन बना दिया आपके सामने अर्धवर्त। ये इसकी आर त्रिज्या हो गई और ये भी आर त्रिज्या हो गई। टोटल जो हो गया ये 2r हो गया आपका इस प्रकार से। और परिधि का जो आधा भाग है 2πr पूरा था, और 2πr का जो आधा भाग है ये πr स्क्वायर है, गोला वाला भाग भी πr हो गया। 2πr का आधा हो गया πr। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? पूरे वर्त का तो πr स्क्वायर था, जब पूरे वर्त का πr स्क्वायर था तो πr स्क्वायर का आधा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो πr स्क्वायर का आप आधा कर दीजिए तो πr स्क्वायर बटा 2। तो ये आ गया आपका अर्धवर्त का क्षेत्रफल। इसके बाद अपन बात करेंगे अर्धवर्त की परिधि। इसके बाद अपन क्या बात करेंगे आपके सामने? अर्धवर्त की परिधि। तो परिधि πr तो गोले वाला भाग है और 2r ऐसा भाग है, तो अपन कहते हैं इसकी परिधि जो होगी πr प्लस 2r, चाहो तो इसका परिमाप भी कहते हैं अर्धवर्त का परिमाप या अर्धवर्त की परिधि πr प्लस 2r। तो r आप कॉमन ले लीजिए, निकालने का तरीका ताकि आपको रटना नहीं पड़े। या r कॉमन ले ले, किताबी फॉर्मूला पड़ जाएगा r पाई प्लस 2। किताबी फॉर्मूला हो गया आपका r पाई प्लस 2। इस प्रकार से अपन ने फॉर्मूला जनरेट कर दिया। और अर्धवर्त पर एग्जाम के अंदर एक ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने। तो मैं ये कह रहा हूँ एक अर्धवर्त का परिमाप 36 मीटर है। तो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसा है अर्धवर्त का परिमाप 36 मीटर है, 72 मीटर है, 108 मीटर है, 144 मीटर है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एक अर्धवर्त का जो परिमाप है वो 36 मीटर है। r पाई प्लस 2 बराबर 36, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। तो आपसे पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। r पाई का मान लिखा मैंने 22/7 और ये लिखा 2 बराबर लिख दिया मैंने आपके सामने 36। इसको सोल्व कर देते हैं अपन। देखिए आप 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो गया आपका 36, और 36 बटा हो गया आपका 7 बराबर कितना लिखा मैंने 36। अब चाहो तो आप 36 से 36 को काट दीजिए, ये कट जाएगा और 7 इधर चला जाएगा। तो r का मान आ गया आपका 7। अब r का मान 7 आने के बाद क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं आपका। क्षेत्रफल 7 त्रिज्या के लिए 154 होता है, लेकिन पूरे वर्त का, और आधे वर्त का निकालोगे 2 का भाग लगाना पड़ेगा, अतः 77 मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा आपका अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं परिधि देने पर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका अर्धवर्त में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 5 क्वेश्चन अपन ने वर्त में किए थे वहां पर। तो इस क्वेश्चन को आपको 6 नंबर दे सकते हैं। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन अपन ये ले चुके हैं आपके सामने। इसके बाद अपन अगला तीसरा पार्ट जो होगा आपका इसका वर्त का, उसे हम वलय कहते हैं। वलय मतलब चकती, वलय को आप चकती कह सकते हैं। तो वलय चकती जैसा होता है आप कह सकते हैं। मैं इसको बोर्ड पे इस प्रकार से बना सकते हैं। ये वाला भाग जो बनाया मैंने, इसको काट के फेंक दिया। पहला वर्त है, इसकी त्रिज्या r1 है, इसको अपन ने काट के फेंक दिया। दूसरा जो वर्त है बाहर से हम बना रहे हैं, इसकी त्रिज्या r2 है, ये रखा है अपन ने। तो ये वाला जो भाग होता है इसे हम वलय कहते हैं। ये वलय का क्षेत्रफल होता है आपका, क्योंकि ये वाला अंदर वाला भाग आपने काट के फेंक रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे अपन वलय का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? वलय का क्षेत्रफल, जो अपने काम आएगा। तो बाहर वाले वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दो। बाहर वाले वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, वलय का क्षेत्रफल अपना आप आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बाहर वाले वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दो। ये पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, और पाई ले लो कॉमन,
ये लिखा मैंने r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्या होगा बताओ? क्षेत्रफल। इसके बाद अपन निकाल सकते हैं इसकी परिधि। तो परिधि निकालेंगे तो देखो घटाने की जरूरत नहीं, दोनों बाउंड्री जोड़नी पड़ेगी। ये 2πr1 है और ये 2πr2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, परिधि आ जाएगी इसकी, है ना, 2πr1 और 2πr2, दोनों को जोड़ो, 2π कॉमन ले लो, किताबी फॉर्मूला हो जाएगा 2πr1 प्लस r2। ये हो गया आपकी वलय की परिधि। ये क्या हो गया? आपकी वलय की परिधि। इस प्रकार से आपकी वलय की परिधि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अप्रोच बना सकते हैं अपन। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो इसके क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, किस प्रकार से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक यूं कह सकते हैं आपसे वर्ताकार खेत है, ऐसा कह सकते हैं, एक वर्ताकार खेत है। वर्ताकार खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन यूं कहते हैं उसी केंद्र पर एक खूंटा गाड़ा गया है और खूंटा गाड़ कर 7 मीटर की रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। वर्ताकार खेत के, ये वर्ताकार खेत तो बहुत बड़ा है, यूं समझो वर्ताकार है, उसके केंद्र पे बीचों बीच एक खूंटा गाड़ा और 7 मीटर की रस्सी से एक घोड़े को बांधा गया है। ठीक है, अब उसमें घास ही घास उग रहा है, तो इतनी घास को चढ़ लिया। घास को चढ़ने के बाद किसान ने क्या किया, रस्सी की लंबाई को बढ़ाकर 14 मीटर कर दिया। रस्सी की लंबाई को बढ़ाकर 14 मीटर करने के बाद वह घोड़ा खेत के कितने अतिरिक्त क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकता है। ये जो अतिरिक्त क्षेत्रफल है ये वलय का क्षेत्रफल है। कुल मिला के आपसे वलय का क्षेत्रफल पूछा है, जो अतिरिक्त क्षेत्रफल है खेत का, ये इतना और चढ़ लेगा वो घोड़ा। ठीक है, तो ये वलय का क्षेत्रफल है। तो कुल मिलाकर डायरेक्टली कह रहा है आपसे कि वलय का क्षेत्रफल बताइए। तो वलय का क्षेत्रफल होता है आपका 22/7 और r2 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर होगा आपका 49। अब आप एक 196 में से ये घटा दीजिए 49, तो घटाइए 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा आपका 7, और यहाँ कितना बच गया आपका 8, ये बच जाएगा आपका 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 147, 7 तिकम 7 दूनी 14, 21 बार कट गया, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका घोड़े द्वारा खाए गए अतिरिक्त घास का क्षेत्रफल 462 मीटर स्क्वायर। ये वलय का क्षेत्रफल ही था। एक तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस वलय के ऊपर, और एक और शानदार लॉजिकल क्वेश्चन आया जिसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहा, ये इन दोनों को हम सकेंद्रीय वर्त भी कह सकते हैं। ये पहला वर्त है, अरे दूसरा वर्त है। तो मैं कहता हूँ दो सकेंद्रीय वर्त की परिधि दे रखी है आपको 88 मीटर तथा 132 मीटर। दो सकेंद्रीय जो वर्त है उनकी परिधि आपको दे रखी है 88 मीटर तथा 132 मीटर। तो यूँ कह सकता हूँ P1 दे रखा है आपको 88 मीटर और P2 दे रखा है आपको 132 मीटर। ठीक है, तो P1 से अपन R1 निकाल सकते हैं। R1 जो आ जाएगा आपका 88 मीटर के लिए R1 कितना हो जाएगा आपका 14 और R2 हो जाएगा आपका 21। ये बता चुके वर्त में अपन इससे पहले, है ना, वीडियो की शुरुआत में अपन बता चुके हैं आपको। यहाँ से R2 हो गया और यहाँ से आपका क्या आ गया बताओ, R1 आ गया। तो यहाँ से वलय का, इससे बनने वाले वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वलय का क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वलय का क्षेत्रफल लिखा मैंने 22/7 और 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन। 21 का स्क्वायर होता है 441, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब आप घटा दीजिए, जिसमें कैलकुलेशन हो जाएगी, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। 11 में 6 गया कितना बचा 5 या 3 बचा 13 हो गया। ये बच गया आपका 4 और 1 ले लिया 3 2 245, 7 21 और 7 5 35, 35 दूनी 70 हासिल 7, 35 दूनी 77, तो 770 मीटर स्क्वायर ये इन दोनों सकेंद्रीय वर्तों के द्वारा बनने वाले वलय का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से अपन ने निकालते हैं वलय का क्षेत्रफल। ये था आपका वर्त का तीसरा भाग। और चौथा भाग अपन बात करेंगे आपके सामने वलय का, जिसमें बात करेंगे अपन परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं वर्त का चौथा पार्ट जो था आपका परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या। ये वर्त का आपका फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है दूरी बटा चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या, तो इसमें अपन क्वेश्चन करेंगे। एक तो ये वेरिएंट आपका होगा और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं आपके सामने, परिधि को 2πr लिखते हैं, 2πr, और दूरी को आप लिखते हैं, दूरी बराबर आपने पढ़ा होगा 4 इंटू समय, तो दूरी को लिख देंगे अपन 4 गुणा समय, और चक्रों की संख्या को अपन n से लिखेंगे। तो यहाँ 3 अज्ञात राशि दूरी चक्रों की संख्या और परिधि, और यहाँ आपकी 4 अज्ञात राशि आपकी इस प्रकार हो गई। तो टोटल अपन 2 क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर, तो पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, है ना। और इस प्रकार से वेरिएंट अपन करेंगे। तो चलो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गौर से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं और काफ़ी इजी वेरिएंट पे अपन ले लेंगे आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में यूँ कह रहे हैं अपन, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है।
तो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो उस पहिए की त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलो मान रखो इसमें 2πr ऐसे लिखो, और ये r ऐसा कैसा ही 88 किलोमीटर है तो 88 लिखा, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया, और कितने चक्कर लगाता है 1000 चक्कर लगाता है। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिया की त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। ये 1000 से 1000 कट गया आपका, 22 से आपका 4 बार कट गया, और 2 से कट गया आपका 2 बार। अब 7 को 2 से गुणा कर दीजिए, r का मान आ गया आपका 14 मीटर। ठीक है, तो ये आगे पहिए की त्रिज्या है ना, जो अपन ने पूछे, तो पहिए की त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। तो पहिए की त्रिज्या निकाल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली। तो एक क्वेश्चन तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 इस पर कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 10 इस पर कर देंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी मज़ेदार है, वो भी सुनिएगा। तो एक पहिया है, एक वर्ताकार पहिया है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 616 मीटर स्क्वायर, है ना। एक वर्ताकार पहिया है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 616 मीटर स्क्वायर। उसके चारों तरफ, सुना देखो, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितने घंटे का समय लगेगा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना है, तो कितना समय लगेगा, ऐसा मैंने आपके सामने कहा। ठीक है, तो पहले तो इसकी त्रिज्या आप समझ गए, अगर 616 क्षेत्रफल तो त्रिज्या कितनी हो जाती है 14 मीटर। ये तो आगे त्रिज्या। अब नीचे वाले मान रख देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 14। अब चाल दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चाल कितनी तरह की आपको 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन सबको किलोमीटर में लेना पड़ेगा मुझे, आना, क्योंकि अगर सबको किलोमीटर में किलोमीटर में, मीटर में ले रखा है तो मीटर में ही। तो ये किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको जो त्रिज्या आएगी वो भी किलोमीटर में आएगी। 14 किलोमीटर त्रिज्या आ गई है ना, तो त्रिज्या किलोमीटर में आई है। और चाल दे रखी है आपको 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी तरह की 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय ये t। और ये चक्करों की संख्या जो बात कर ले अपन, चक्करों की संख्या एक चक्कर है, क्योंकि परिधि के चारों तरफ लगा रहा है, तो एक ही चक्कर लगा रहा है। अब क्वेश्चन कंप्लीट होगा, घंटों जो समय आएगा वो घंटे में आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा। ये 22 से 22 अपन ने काट दिया, 7 से कट गया 14 2 बार, और 2 को 2 से गुणा कर दो, तो ये आ गया आप 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे। तो 4 घंटे लगेंगे। एक पहिया जिसका क्षेत्रफल 16 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगाने में उसको टोटल 4 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था आपका सर्कल के ऊपर कंप्लीट वीडियो, जो आप अगर आप राजस्थान सेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSCD की तैयारी कर रहे हैं, या SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बात की टॉप मोस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए एंड तक। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप काफी इजीली कर सकते हैं, काफी आसानी से कर देंगे। अब मेरी गारंटी है कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो बने रहे मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल पे और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से रोजाना ठीक शाम को 4 बजे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके। धन्यवाद।